नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी एंजॉय कर रहे होंगे। मैं बता देता हूं कि मैं भी बहुत बढ़िया हूं। तो प्यारे साथियों, आप सभी का उत्कर्ष क्लासेस के यूजीसी नेट जेआरएफ के यूट्यूब चैनल पे मैं योगेश कुमार चचड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे साथियों, हमने जो यूनिट स्टार्ट करी है वो है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, और जिसमें हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट जो चैप्टर है उसका फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। और आपने याद करना, प्रारंभ में एक वादा करा था मैंने आपसे, है ना, कमिटमेंट किया था कि नोट्स बनाते चलेंगे साथ साथ में। वहां पे आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है, अपने नोट्स बनाने हैं, क्योंकि सिलेबस बहुत लेंदी है। लास्ट में ये नोट्स आपके रिवीजन में बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेकंड लेक्चर। लेकिन पहले मैं सुपर फास्ट रिवीजन कराने वाला हूं, जो हमने लास्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस करा था। रेडी? चलिए, तो सबसे पहले बताओ, पॉइंट नोट करते जाना जल्दी से। ठीक है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में पहला जो क्वेश्चन बनता है बेटा, वो बनता है कैश का मीनिंग क्या है। कैश का मीनिंग क्या है? तो हमने डिस्कस करा था सर, कैश का मीनिंग है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जिसमें से कैश है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, और कैश एट बैंक में क्या लेंगे हम? डिमांड डिपॉजिट लेंगे। क्या लेंगे? डिमांड डिपॉजिट लेंगे। फिक्स डिपॉजिट को एक्सक्लूड करना है। किसको एक्सक्लूड करना है? फिक्स डिपॉजिट को एक्सक्लूड करना है। और साथ साथ में इंक्लूड किसको करेंगे हम? चेक को इंक्लूड करेंगे और ड्राफ्ट को इंक्लूड करेंगे। चेक और ड्राफ्ट को इंक्लूड करना है। एक्सक्लूड किसको करना है? फिक्स डिपॉजिट को लेके नहीं चलेंगे, हम इसमें कंसीडर नहीं करेंगे। साथ में सर, यदि बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा है क्वेश्चन में, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैलेंस नेगेटिव है आपका बैंक में, तो यहां पर हम उसे कैश की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो एफडी फिक्स डिपॉजिट को छोड़ना है। दूसरा सेकंड पॉइंट, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक का नेगेटिव बैलेंस है, उसे भी छोड़ना है। ठीक है। फिर इसके बाद हम आए, कैश का मीनिंग क्लियर हुआ, तो कैश इक्विवेलेंट क्या है? तो कैश इक्विवेलेंट का मतलब है शॉर्ट टर्म। क्या कहा मैंने? शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट, जिसका मैच्योरिटी पीरियड कितना होगा? जिसका मैच्योरिटी पीरियड होगा विद इन 3 मंथ। 3 महीने के अंदर अंदर वो सिक्योरिटी क्या होनी चाहिए? इन्वेस्टमेंट क्या हो जाने चाहिए? मैच्योर हो जाने चाहिए। ठीक है, परिपक्व हो जाने चाहिए। इसके बाद इसमें जो एग्जाम्पल है वो आपको पता है, ये मार्केटेबल सिक्योरिटी है। मार्केटेबल सिक्योरिटी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम इसमें। नेक्स्ट हमारा कैश फ्लो की डेफिनेशन है, वो हमने क्लियर कर ली थी। फिर इसमें जो नोट थे, मैंने कहा था 2 नोट आपको बहुत ध्यान रखने हैं। पहला नोट तो ये कि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है, जो एनालिसिस का टूल्स है, जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है, ठीक है, ये काम क्या आता है? तो इससे हम जो मैनेजमेंट है वो क्या करता है? वो आपकी शॉर्ट टर्म प्लानिंग में हेल्प करता है। ठीक है, शॉर्ट टर्म प्लानिंग में हेल्प करता है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग में इसका कोई यूज नहीं है। क्लियर? इसके बाद सेकंड नोट और था, एक सेकंड नोट और था, मैंने कहा था सेकंड नोट और डालेंगे। ये जो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं प्यारे साथियों, ये कौन से बेसिस पे कर रहे हैं? कैश बेसिस पे कर रहे हैं। कौन से बेसिस पे कर रहे हैं? कैश बेसिस पे, रोकड़ आधार पे हम कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, फिर आता है कैश बुक और कैश फ्लो स्टेटमेंट में डिफरेंस क्या है? तो फर्स्ट डिफरेंस तो बहुत सिंपल है। ठीक है, कि सर कैश बुक डेली बेसिस पे बनती है ना, सारे डेली के ट्रांजैक्शन जो कैश में होते हैं वो कैश बुक में रिकॉर्ड किए जाते हैं डे टू डे। ठीक है, लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट ईयर एंड में बनाते हैं हम, जहां पे हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड होता है। और ये एक तरह से हम इसे कह सकते हैं कि ये कैश बुक का समरी है। समरी है, कैश बुक की क्या है? समरी है। ये पहला था। सेकंड कहता है हमारा कि जो कैश बुक है वो इनफ्लो बताती है, आउटफ्लो बताती है। इनफ्लो और आउटफ्लो, पैसा आया पैसा गया, रिसिप्ट पेमेंट। लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट इनफ्लो आउटफ्लो तो बताता ही बताता है, उसको कैटेगराइज करता है, 3 एक्टिविटी में डिवाइड करता है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, जिससे क्या होता है? हेल्प मिलती है एनालिसिस में। तो कैश जो बुक है वो एनालिसिस में काम नहीं आती। एनालिसिस मैनेजमेंट को डिसीजन लेने हैं, है ना, तो मैनेजमेंट क्या करेगा? कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएगा, जिससे ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग तीनों का अलग अलग इनफ्लो आउटफ्लो पता लगे और ओवरऑल भी पता लगे, जो कि मैनेजमेंट को एनालिसिस में हेल्प करता है। ये सेकंड पॉइंट था हमारा। थर्ड पॉइंट हमारा था इसमें,
थर्ड पॉइंट ये था हमारा कि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है, सॉरी कैश बुक जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है, लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट मैंने बताया था कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन है 240, उसमें साफ साफ बता रखा है कि भाई कैश फ्लो स्टेटमेंट बैलेंस शीट है, इनकम स्टेटमेंट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है और नोट्स टू अकाउंट है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है, लेकिन कैश बुक आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट। सर ये जो कैश फ्लो बना रहे हैं सर किसके अकॉर्डिंग बना रहे हैं? तो ये हम जो कैश फ्लो है वो एएस जो हमारा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो कि रिवाइज हुआ है थर्ड के अकॉर्डिंग है। जिन कंपनियों पे इंड एएस एप्लीकेबल होते हैं तो इंड एएस 7, ठीक है। और ये नोट था हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है, वित्तीय विवरणों का पार्ट है, और सेक्शन कौन सी है? सेक्शन 240 ऑफ कंपनी एक्ट 2013। नेक्स्ट आता है हमारा पॉइंट कि मैंडेटरी किस किस के लिए, किस किस के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट अनिवार्य है? हाँ जी, 5 कंडीशन थी, 5 कंडीशन। पहली कंडीशन जो कंपनी लिस्टेड है या फिर लिस्टिंग के प्रोसेस में है। दूसरी कंडीशन अगर आप अनलिस्टेड कंपनी हो तो आपकी नेटवर्थ 250 करोड़ से ज्यादा है। तीसरी कंडीशन आप बैंक हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो या फिर इंश्योरेंस कंपनी हो। चौथी कंडीशन आपका टर्नओवर कितने से एक्सीड कर रहा है, कि एक्सीड कर रहा है आपका टर्नओवर 250 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए, मोर देन 250 करोड़। कब? प्रीवियस ईयर का। ठीक है, इसके बाद अगर आपकी बोरोइंग चेक करनी है तो बोरोइंग आपकी उधारी कितने से ज्यादा होनी चाहिए? 50 करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए, मोर देन 50 करोड़। कब? प्रीवियस ईयर में, एनी टाइम। ये दोनों में डिफरेंस है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और एग्जेम्प्ट सर ये 5 कंडीशन पूरी होनी चाहिए ना भाई ना, 5 नहीं, 5 में से अगर एक कंडीशन भी पूरी हो गई तो वहां पे आप कैश फ्लो के लिए क्या हो गए? अनिवार्य हो गए, आपको कैश फ्लो बनाना पड़ेगा और वो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट भी होगा। ठीक है, किस किस को बाहर करा है? 1% कंपनी को बाहर करा है, डोरमेंट कंपनी को बाहर करा है और स्मॉल कंपनी को एग्जेम्प्ट कर दिया है AS3 ने कि आपकी इच्छा है, आप बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। ठीक है, हाँ, हमारी तरफ से कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। आगे चलते हैं कि यूज क्या आता है ये। तो भाई यूज कैश फ्लो स्टेटमेंट एनालिसिस में यूज आता है, तो ये हेल्प करता है आपको क्या अंडरस्टैंड करने के लिए? लिक्विडिटी और सोल्वेंसी, बिजनेस की जो लिक्विडिटी है, सोल्वेंसी है कंपनी को, उसको समझने में हेल्प करता है, शॉर्ट टर्म प्लानिंग में हेल्प करता है, एफिशिएंट कैश मैनेजमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, रीजन पता लगता है, आपका जो भी कैश का बैलेंस है उसके रीजन सामने स्पष्ट आ जाते हैं, सब कुछ खोल के रख देता है कि क्या हमारी बिजनेस में कैश की सिचुएशन है, क्या पोजीशन है। ठीक है, फिर इसके बाद AS3 के अकॉर्डिंग हमने जो एक्टिविटी को डिवाइड करा, फर्स्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सेकंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और थर्ड है हमारी फाइनेंशियल एक्टिविटी। नेक्स्ट आ रहे हैं, हाँ जी, नेक्स्ट आ रहे हैं सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या है? तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी भाई धंधा क्या है, बिजनेस क्या है, क्या मॉडल है आपका बिजनेस का, कमा किससे रहे हो, यानी कि कोर रेवेन्यू जनरेटिंग आइटम, कोर रेवेन्यू जनरेटिंग आइटम, प्रिंसिपल इनकम जनरेटिंग आइटम। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए कैश सेल्स, कलेक्शन फ्रॉम डेटर एंड BR, कमीशन, ऑपरेटिंग इनकम है जो वो रिसीव कर रहे हो आप, कमीशन रिसीव है ना, पेमेंट टू क्रेडिटर एंड BP, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पेड, इनकम टैक्स पेड। ये सारे एग्जांपल किसके हैं? ये सारे एग्जांपल किसके हैं? ऑपरेटिंग एक्टिविटी के हैं। ठीक है, फिर मैंने इसको एंटिटी से समझाया था, अगर मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है तो क्या ऑपरेटिंग में आएगा और क्या नहीं आएगा। फिर हमने बैंक एंटिटी क्लियर करा था कि बैंक एंटिटी क्या करती है? एक्सेप्ट करती है डिपॉजिट, ठीक है, पब्लिक से, और क्या करती है? लोन प्रोवाइड कराती है बड़ी बड़ी इंडस्ट्री को। ठीक है, तो ये इसका धंधा है। तो ये दोनों एक्टिविटी, ये दोनों ट्रांजैक्शन कहां पे आएंगे? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएंगे, ये दोनों ऑपरेटिंग में आएंगे। इससे रिलेटेड इस पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा आपको, वो भी ऑपरेटिंग, और यहां पे इंटरेस्ट मिलेगा, वो भी ऑपरेटिंग आएंगे। लेकिन साथ साथ में ये भी ध्यान रखना, बिल्डिंग का रेंट है, स्टाफ सैलरी है, वहां पे भी उसको हम ऑपरेटिंग। कहने का मतलब ऑपरेटिंग का सीधा सीधा सा हिसाब है भाई, धंधा क्या है, बिजनेस क्या है, आपका मॉडल क्या है, किससे इनकम आ रही है, किससे बिजनेस चल रहा है, आपका मेन सोर्स क्या है, उससे रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन होंगे वो सारे के सारे ऑपरेटिंग में आएंगे। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट आता है एंटिटी। चेंज कर दिया हमने, क्या कर दिया? देखो, कह रहे लोन एंड एडवांसेज गिवन बाय
नॉन फाइनेंशियल एंटिटी। नॉन फाइनेंशियल एंटिटी है यानी कि मैं कपड़े का व्यापारी हूं तो मैं नॉन फाइनेंशियल एंटिटी हूं। मेरे हिसाब से मैंने क्या दिया है, लोन एंड एडवांसेस दिया है। तो लोन एंड एडवांसेस जब हम देते हैं तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है। लेकिन अगर मैंने वो लोन एंड एडवांसेस सप्लायर को दिया है तो ऑपरेटिंग में आएगा, अगर वो एम्प्लॉय को दिया है ऑपरेटिंग में आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। लोन एंड एडवांसेज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है, लेकिन अगर आपने लोन एंड एडवांसेज किसको दिया है, एम्प्लॉय को दिया है, सप्लायर को दिया है, तो प्यारे साथियों इसे हम कहां पे लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, क्योंकि सप्लायर और जिससे आप कच्चा माल खरीदते हो, रॉ मटेरियल बाय करते हो, ठीक है, हाँ, और एक एम्प्लॉय जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहा है, ठीक है, ये दोनों के दोनों कोर रेवेन्यू जनरेटिंग आइटम से रिलेटेड है। इसलिए जब हम इनको लोन एंड एडवांसेस देंगे तो वो इन्वेस्टिंग में नहीं आएगा, वो कहां आएगा, वो आएगा सर ऑपरेटिंग में। लेकिन इसके अलावा हम अगर किसी भी आउटसाइडर को, है ना, थर्ड पार्टी को जब हम लोन एंड एडवांसेस देते हैं तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। यहां पे ग्रीन सिग्नल है, बिल्कुल यहां पे खतरा है, यहां रुकना है ना, दिमाग लगाना है। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा इन्वेस्टमेंट कंपनी, जैसे म्यूचुअल फंड है, इसका धंधा क्या है, बिजनेस मॉडल क्या है इसका, पैसा लिया, इन्वेस्ट करा, वहां से रिटर्न निकाल के अपने क्लाइंट को दिया, ठीक है, जिन्होंने इन्वेस्ट। अब म्यूचुअल फंड जो काम कर रहा है उसका धंधा क्या है, उसका धंधा इन्वेस्टमेंट है। अगर वो इन्वेस्टमेंट करेगा तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा नहीं। अगर वहां पे आप सेल परचेज करते हो सिक्योरिटी को तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी, क्योंकि इसका बिजनेस मॉडल ही यही है भाई, कोर रेवेन्यू जनरेटिंग आइटम ही यही है। और अगर कोई इंटरेस्ट रिसीव करते हैं, डिविडेंड रिसीव करते हैं उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर, वो भी इन्वेस्टिंग में नहीं आएगा। बिजनेस मॉडल यही है भाई, कोर रेवेन्यू जनरेटिंग आइटम यही है, प्रिंसिपल इनकम जनरेटिंग आइटम यही है। तो ये दोनों जो आपको देखने में इन्वेस्टिंग लग रहे हैं पर ये इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में नहीं आएंगे, ये जाएंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। ये दोनों पॉइंट अच्छे से नोट कर लिया आपने। फिर आता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टमेंट दो तरह से, एक बिजनेस में होता है फिक्स एसेट्स में, और आपके टेंजिबल एसेट्स में, इंटेंजिबल एसेट्स में। एक बिजनेस से बाहर होता है, आउटसाइड होता है। आउटसाइड जो होता है वो होता है आपके अडानी जी, अंबानी जी, है ना, यानी कि जिनकी भी बाहर इंडस्ट्री है अपने बिजनेस से बाहर, है ना, वहां पे हमने उसके शेयर खरीद लिए, डिबेंचर खरीद लिए, वो सारे के सारे आउटसाइड हो गए। अब इससे रिलेटेड चाहे बिजनेस में हो चाहे आउटसाइड हो, इससे रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन होंगे वो कहां जाएंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। सर एग्जांपल क्या है, परचेज कर रहे हो आप फिक्स एसेट्स का, परचेज कर रहे हो आप इन्वेस्टमेंट का, सेल कर रहे हो इन्वेस्टमेंट को, सेल कर रहे हो आप फिक्स एसेट्स को, और इस इन्वेस्टमेंट पे मिलने वाला इंटरेस्ट और डिविडेंड भी कहां आएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा, राइट। फिर इसके बाद रियल एस्टेट की अगर बात करें, हाँ जी, तो ये क्या करते हैं, ये बिल्डिंग प्रॉपर्टी जो होती है उसको खरीदते हैं और बेचते हैं, ये धंधा है इनका। अभी क्या कहा मैंने कहा कि सर एसेट्स खरीदोगे बेचोगे, कहां जाएगा, कहां पे जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा। बिल्डिंग खरीदी बेची इन्वेस्टिंग में, लेकिन ये तो भाई बिजनेस मॉडल है इनका। अगर ये रियल एस्टेट ये काम करेगा तो ये इन्वेस्टिंग में नहीं आएगा, तो कहां जाएगा, ये जाएगा आपका ऑपरेटिंग में। और अगर इस बिल्डिंग के ऊपर इनको रेंट मिलता है तो वो भी कहां जाएगा, ऑपरेटिंग में जाएगा। सिंपल। इंश्योरेंस कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, आपकी रिस्क अपने सिर लेती है ना, बदले में प्रीमियम चार्ज करती है, और उस प्रीमियम के बाद अगर आपको कोई रिस्क होती है तो उसकी जिम्मेदारी उठाती है, मतलब क्लेम देती है। तो इंश्योरेंस कंपनी जो प्रीमियम रिसीव कर रही है, जो पेमेंट कर रही है क्लेम का, वो कहां पे जाएगा, वो दोनों के दोनों ऑपरेटिंग में जाएंगे। कहां जाएंगे, ऑपरेटिंग में जाएंगे, ठीक है। तो देखा, रटने से काम नहीं चलने वाला, डेप्थ में जाके कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, क्या ऑपरेटिंग है, क्या इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, क्या फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो अब आती है बात फाइनेंसिंग एक्टिविटी की। फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या है, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी बहुत सिंपल है। आपके बिजनेस में जो कैपिटल स्ट्रक्चर है, जो शेयर्स हैं, जो डिबेंचर्स हैं, शेयर में इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, ठीक है, डेब्ट में आपके डिबेंचर, बैंक लोन, बॉन्ड, ये जो है आपके कैपिटल स्ट्रक्चर, इसमें अगर चेंज होता है तो उससे रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन है वो सारे के सारे कहां आएंगे, वो सारे के सारे हमारे कहां आएंगे, फाइनेंशियल एक्टिविटी में इंक्लूड होंगे। जैसे शेयर इशू करे, डिबेंचर इशू करे, बताओ पैसा आएगा या जाएगा, आएगा, इनफ्लो हो गया। रिडम्पशन करा प्रेफरेंस शेयर का, पैसा गया, माइनस हो गया। बायबैक करा इक्विटी शेयर का, पैसा आउटफ्लो हुआ, ठीक है। प्रोसीड फ्रॉम बैंक लोन, पैसा आ गया। रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन,
पैसा चला गया, इंटरेस्ट डिविडेंड पेड, पैसा चला गया, इंक्रीज डिक्रीज बैंक ओडी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बैंक ओवरड्राफ्ट का इंक्रीज डिक्रीज होगा तो उसे हम कहां डालेंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, ठीक है। अगर इंक्रीज होता है तो प्लस हो जाएगा आपका, ठीक है। अगर डिक्रीज होता है तो इट मींस हमने पे करा है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। प्लस माइनस, प्लस मतलब इनफ्लो, माइनस मतलब आउटफ्लो। ये सारे आइटम ये आपके कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। तो ये सारे आइटम कहां आएंगे, आपके सारे के सारे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएंगे। बैंक ओडी ध्यान रख लेना, अच्छे से नोट कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट नहीं है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा। रीजन है क्योंकि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जो बैंक का बैलेंस आप लिखते हो वो बैलेंस कौन सा होता है, वो बैलेंस होता है डिमांड डिपॉजिट, आप मांगोगे दे दोगे, है ना। लेकिन बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, आपका एक टाइम पीरियड होता है बैंक ओवरड्राफ्ट का। किसी बैंक में 30 दिन है, किसी में 60 है, ठीक है, किसी में 90 दिन का होता है। इतने दिन में अगर आपका बैलेंस नेगेटिव हो गया तो वो पैसा आपको बैंक को लौटाना पड़ता है। डिमांड, अगर डिमांड है, अगर बैंक ओवरड्राफ्ट आपका हो गया और बैंक कह रहा है कि हम जब मांगेंगे तब देना पड़ेगा आपको, है ना, कह दे बैंक तो भाई हमको अब दे दो, नहीं, टाइम पीरियड होता है इसका, फिक्स होता है कि बैंक की पॉलिसी के अकॉर्डिंग वो कितना टाइम आपको दे रही है बैंक ओडी, आपकी मतलब आपकी गुडविल इमेज इन पे डिपेंड करता है, ठीक है। वो क्या आपको टाइम दे रही है, क्या आपकी लिमिट है, वो बैंक डिसाइड करती है, ठीक है। उसके अंदर अंदर आपको पैसा वापस बैंक को लौटाना होता है। इसका मतलब ये डिमांड डिपॉजिट नहीं है, इसलिए हम बैंक ओडी को कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से बाहर करते हैं और उसे हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में डालते हैं। मैंने कहा था इसका मैं आपको लॉजिक बताऊंगा, ठीक है। अब आते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट एंटिटी क्या है, एंटिटी है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ध्यान रखना, इंटरेस्ट पेड करे ऑपरेटिंग में आएगा, धंधा यही है भाई, बिजनेस यही है, आप रट्टा मत मारो। हाँ जी, इंटरेस्ट रिसीव करा ऑपरेटिंग में आएगा, डिविडेंड रिसीव करा ऑपरेटिंग में, रिसीव मतलब ये दोनों जो रिसीव हो रहे हैं आपको पता है ना, ये दोनों इन्वेस्टमेंट के ऊपर हो रहे हैं, ठीक है। इंटरेस्ट पेड कर रहे हैं हम क्योंकि हमने डिपॉजिट एक्सेप्ट करे हैं पब्लिक के, उसके ऊपर इंटरेस्ट दे रहे हैं, काम यही है, बिजनेस मॉडल यही है। तो इससे रिलेटेड सारे आइटम कहां आएंगे, सारे आइटम आपके ऑपरेटिंग में आएंगे, बस एक को छोड़ के, एक आइटम को छोड़ के, वो कौन सा है, वो है आपका डिविडेंड पेड। डिविडेंड पेड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिविडेंड पेड, डिविडेंड पेड ध्यान देना, चाहे कोई भी एंटिटी हो डिविडेंड पेड कर रही है, किस पे कर रही है सर, इक्विटी पे या प्रेफरेंस पे, है ना। तो इसका मतलब इक्विटी और प्रेफरेंस कोई भी कंपनी हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, अगर उसने शेयर इशू करे हैं, अपने प्रेफरेंस शेयर इशू करे, इक्विटी शेयर इशू करे, उसके ऊपर वो डिविडेंड दे रही है, तो प्यारे साथियों वो डिविडेंड ऑलवेज फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा, क्योंकि इक्विटी और प्रेफरेंस आपके कैपिटल स्ट्रक्चर का पार्ट है, ठीक है। तो ये मैंने इसलिए यहां पे दिया है क्योंकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, ये सारे ऑपरेटिंग में आएंगे, लेकिन डिविडेंड पेड कभी भी किसी भी क्वेश्चन में ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नहीं आएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। समझ आ रही है मेरी बात, हाँ। चलिए आगे चलते हैं, अभी हम इनडायरेक्ट मेथड पे नहीं आए। अब ये आज की क्लास हमारी हालांकि पहले ही स्टार्ट हो गई है, ठीक है, हाँ। ये देखना है आज को, ये हमने पिछला रिवाइज करा था इससे पहले, अब ये कुछ नए टॉपिक है ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में पूछ लेता है और बच्चा कहीं ना कहीं इनमें कंफ्यूज रहता है। सिंपल क्वेश्चन नहीं आने वाले कि क्या कलेक्शन फ्रॉम डेटर एंड बीआर का क्या है, ठीक है, पेमेंट टू क्रेडिटर एंड बीपी क्या है, दिमाग लगाना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट को तोड़ना पड़ेगा, ठीक है, बेसिक से ऊपर जाना पड़ेगा बहुत। तो देखो, कॉल्स इन एरियर पे जो इंटरेस्ट है वो कंपनी रिसीव कर रही है। अब कॉल्स इन एरियर किससे रिलेटेड है सर, शेयर से रिलेटेड है, इक्विटी या प्रेफरेंस दोनों में हो सकता है कॉल्स इन एरियर, ठीक है। अब कॉल्स इन एरियर शेयर से रिलेटेड है, शेयर किससे रिलेटेड है सर, शेयर कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, तो मुझे बताओ उसका इंटरेस्ट भी किससे रिलेटेड हुआ, कैपिटल स्ट्रक्चर से। तो कैपिटल स्ट्रक्चर में अगर चेंज आ रहा है तो फाइनेंसिंग में जाएगा, तो ये कहां जाएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स शेयर, शेयर कैपिटल स्ट्रक्चर, और कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंज होगा तो फाइनेंसिंग में। तो ये दोनों के दोनों कहां जाएंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएंगे। ये आइटम जो मैंने यहां पे लिखे हैं ये बहुत कम देखने को मिलते हैं आपको, है ना, हाँ। ये सारे एग्जांपल लाया हूं मैं, आपके एग्जाम में आए हुए हैं। चलिए अगला आता है ब्रोकरेज दे दी आपने,
जब आपने मशीनरी को सेल करा तो दलाल के थ्रू करा होगा, उसको दलाली दे दी आपने। अब दलाली दे दी तो कहां जाएगा? तो मुझे बताओ ट्रांजैक्शन क्या है? मशीनरी सेल कर रहे हो, मशीनरी कहां आती है? मशीनरी तो सर बिजनेस में इन्वेस्टमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट में चेंज हो रहा है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। और उसके ऊपर आप दलाली दे रहे हो तो वो भी किससे रिलेटेड हो गई? वो भी आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड हो गई। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट बाय म्यूचुअल फंड कंपनी। तो म्यूचुअल फंड कंपनी का धंधा ही यही है भाई, इन्वेस्टमेंट करना, उस पर रिटर्न निकालना, यही बिजनेस मॉडल है। और अगर ये बिजनेस मॉडल है और इस पे इंटरेस्ट इसको मिल रहा है तो ये तो कोर रेवेन्यू जनरेटिंग आइटम हो गया। तो ये कहां आएगा? ये आएगा आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। ये रहा आंसर आपका। ठीक है, फिर आता है कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, सीडीटी। सीडीटी लगता है आपके, जब आप डिविडेंड पे करती है कंपनी तो उसे सीडीटी पे करना पड़ता है। ठीक है, तो सीडीटी कहां आएगा? तो डिविडेंड एक शेयर पे, शेयर कैपिटल स्ट्रक्चर का पार्ट, कैपिटल स्ट्रक्चर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो ये कहां आ गया? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। टीडीएस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्सेज। तो हमें इन्वेस्टमेंट के ऊपर इनकम हो रही है, हमने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उस पर हमको इनकम हो रखी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कह रहा है उस कंपनी से कि भाई इसको जो भी इनकम ट्रांसफर कर रहे हो टीडीएस काट के करो, है ना। तो ये जो टीडीएस डिडक्ट हुआ है ये किसका पार्ट है? इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। तो टीडीएस भी किसका पार्ट हो गया? इन्वेस्टिंग का हो गया। ठीक है, टीडीएस ऑन इंटरेस्ट अर्न ऑन लोन एंड एडवांसेज गिवन टू सप्लायर। ओहो हो, गिवन टू सप्लायर, लोन एंड एडवांसेज सप्लायर को दे रहे। बताओ इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में आएगा? नहीं, सप्लायर को दे रहे, एम्प्लॉय को दे रहे, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है। अब उनसे इंटरेस्ट लोगे तो वो भी तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट हो गया ना। तो ये भी किसका पार्ट हो गया? ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका कैपिटल गेन टैक्स। अच्छा, वैसे टैक्स के बारे में कुछ नहीं, सिंपल टैक्स दे दे आपको तो टैक्स आपको पता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है। ठीक है, इनकम टैक्स, धंधे के जो इनकम हो रही है उसके ऊपर टैक्स लग रहा है। लेकिन अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिक है कि कैपिटल गेन टैक्स है, कैपिटल गेन टैक्स आप जब आप एसेट ट्रांसफर करते हो तब लगता है। ठीक है, तो अगर आप फिक्स एसेट ट्रांसफर कर रहे हो, जैसे मान लो आपने लैंड थी, आपकी बिल्डिंग थी, वो आपने ट्रांसफर करी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स लगा दिया। अब मुझे बताओ ये फिक्स एसेट्स किसका पार्ट है? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग? सर ये तो इन्वेस्टिंग का पार्ट है। और इससे रिलेटेड जो कैपिटल गेन होगा वो भी किसका पार्ट होगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा, राइट। फिर आता है इंश्योरेंस क्लेम रिसीव। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव, ध्यान रखना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है। रिसीव ऑफ अमाउंट लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। ये हमारा कोई बिजनेस मॉडल नहीं है। ये थोड़ी ना कि हम इंश्योरेंस क्लेम रिसीव करने के लिए हमने धंधा बनाया, नहीं भाई, एसेट्स थी बिजनेस में, इंश्योरेंस करा दिया क्योंकि डर रहता है ना भाई, हमने अपनी रिस्क, हमारे ऊपर जो रिस्क थी हमने इंश्योरेंस कंपनी को दे दी, बदले में हम उसको प्रीमियम दे रहे। बात हमारी हो रही है, इंश्योरेंस कंपनी की नहीं हो रही है। अब वो क्या हुआ? वो डिस्ट्रॉय हो गई एसेट्स। ठीक है, अब वो डिस्ट्रॉय हो गई, जिसका इंश्योरेंस था तो मैं क्लेम करूंगा, मुझे क्लेम मिला, मैंने अकाउंटेंट से पूछा भाई बता कौन सी एक्टिविटी में डाले। अकाउंटेंट कंफ्यूज है बेचारा, कहां डाले। अरे भाई क्या किसके बदले मिला है? फिक्स एसेट डिस्ट्रॉय हो गई। फिक्स एसेट्स किससे रिलेटेड है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से। तो ये कहां जाएगा? ये जो क्लेम मिला है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा। ये सारे पॉइंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और कहते हैं ना एक एडवांस लेवल है ये। ठीक है, हाँ, वो सारे पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, फिर हम इसके बाद एमसीक्यू की क्लास लेके आएंगे और आपको सारे यूजीसी नेट में आए हुए क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर का है, फर्स्ट ग्रेड का है, पीजी DSSB पीजीटी का है, बीपीएससी का है, केवीएस का है, एनवीएस का है, जहां जहां कैश फ्लो के क्वेश्चन है वो सारे हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ। ठीक है, तब आपको पता लगेगा कि हमने कितना डेप्थ में जाके समझा है और एग्जाम में जो आए हुए क्वेश्चन है वो हमसे सोल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। लेवल चेक करना बनता है पढ़ने के बाद, पर नोट्स बनाते रहना, वादा किया है तो निभाना पड़ेगा, है ना। हाँ, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव अमाउंट लॉस ऑफ इन्वेंट्री। सर ये दोबारा आ गया, अभी आया था, नहीं, डिफरेंस है। पहला वाला जो था वो फिक्स एसेट डिस्ट्रॉय हुई थी, अब क्या हुआ है? अब स्टॉक हुआ है। स्टॉक, कपड़े का व्यापारी, स्टॉक कपड़ा धंधा, हमारा बिजनेस मॉडल, बेच के पैसा कमा रहे, है ना। यही है कोर रेवेन्यू जनरेटिंग आइटम। जल गया भाई, आग लगी, जल गया स्टॉक, इंश्योरेंस करा रखा था, हमने कहा क्लेम दो,
क्लेम मिला, मैंने कहा अकाउंटेंट से बता कहां है का क्लेम, बता इंश्योरेंस क्लेम मिला है। तो भाई स्टॉक रिलेटेड है हमारा कोर रेवेन्यू जनरेटिंग आइटम, तो उससे रिलेटेड जो भी एक्टिविटी होगी वो ऑपरेटिंग में, तो ये ऑपरेटिंग में। तो रट्टा नहीं मारना इंश्योरेंस क्लेम मिला, इंश्योरेंस क्लेम मिला तो सर इन्वेस्टिंग में आएगा, नहीं भाई समझो इंश्योरेंस किसका कराया, फिक्स एसेट्स का कराया है, स्टॉक का कराया है, स्टॉक का कराया ऑपरेटिंग में जाएगा, फिक्स एसेट्स का कराया इन्वेस्टिंग में जाएगा, सिंपल। ठीक है सर, आगे बढ़ते। ये 3 ट्रांजेक्शन अभी केवीएस में भी 2023 में एग्जाम हुआ था आपका केवीएस का, फरवरी का, इससे उसमें से ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है। देखो जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आइटम है, 3 आइटम है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटी। इसमें जब भी कोई लेन देन होगा आपस में, पैसा बैंक में जमा कराओ, बैंक से पैसा निकाल लो, मार्केटेबल सिक्योरिटी खरीद लो, मार्केटेबल सिक्योरिटी सेल कर दो, बाय कर दो, सेल कर दो, इसमें जो भी चेंजेज होंगे वो से हमारा उसको हम कहीं भी कैश फ्लो में रिपोर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, नोट बी रिपोर्टेड इन कैश फ्लो। तो ये तीनों आइटम, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक और परचेज एंड सेल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटी, ये तीनों आइटम प्यारे साथियों हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आएंगे। नहीं मतलब नहीं, और बार बार इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने आपको बताया केवीएस में भी आया हुआ है क्वेश्चन, एनवीएस में भी इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, हाँ जी, दोनों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है इससे रिलेटेड ही। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा इशू ऑफ शेयर। अच्छा, रीजन पता है, रीजन इसलिए है क्योंकि हम इसका ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस लेते हैं, अभी मैं स्टेटमेंट कराऊंगा, तो वो स्वाभाविक रूप से चेंजेस को एक्सेप्ट कर लेता है। जो भी चेंज, अगर आप ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस स्टेटमेंट में लिख रहे हो तो चेंजेस ले लेगा। अब अगर चेंजेस होंगे तो दोबारा लिखेंगे तो 2 बार इफेक्ट आ जाएगा ना, इसलिए हम इनके में अगर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कोई चेंज होता है तो उसे हम कैश फ्लो में रिपोर्ट नहीं करते हैं। क्लियर है? अब आता है इशू ऑफ शेयर डिबेंचर टू द वेंडर फॉर परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स। ओ माय गॉड, एंट्री क्या होगी सोचो। पहली एंट्री फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर, दूसरी एंट्री वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। मुझे बताओ कहीं कैश आया, कहीं आया कैश आया दोनों एंट्री में? नहीं सर, कैश आया ही नहीं, और कैश आएगा कहां से? फिक्स एसेट्स ले रहे हैं, शेयर दे रहे हैं, अदर देन कैश कंसीडरेशन है, शेयर इशू अदर देन कैश कंसीडरेशन। ऐसी सिचुएशन में यहां पर कैश इफेक्ट ही नहीं हुआ, जब कैश ही नहीं है तो फिर इसका कैश फ्लो में कोई भी काम नहीं है ना। नोट बी रिपोर्टेड, तो इसे भी हम रिपोर्ट नहीं करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट में, एनीवेयर नहीं, कहीं पे भी नहीं, ऐसा नहीं। कैश फ्लो की बात करो तो कैश फ्लो में नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है इशू फुल्ली पेड अप बोनस शेयर। ओ माय गॉड, बोनस का नाम आते ही आंखों में चमक। हाँ, आंखों में चमक आ गई। क्यों चमक आ गई भाई? फ्री में आ रहे हैं, फ्री में आ रहे हैं, आने दो, है ना, फ्री में आ रहे हैं। लेकिन अगर उस कंपनी की बात करें तो कंपनी प्रॉफिट में से बोनस देती है। किस में से देती है? बोनस प्रॉफिट में से देती है। मींस शेयर होल्डर से 1 रुपया ले नहीं रहे, बदले में उसको शेयर दे रहे, कुछ नहीं आ रहा हमारे पास। एंट्री क्या हो गई? प्रॉफिट्स डेबिट हो गए, शेयर कैपिटल क्रेडिट हो गई। क्या कैश इफेक्ट हुआ? नहीं हुआ, तो फिर इस आइटम को भी हम रिपोर्ट नहीं करेंगे कैश फ्लो में। नेक्स्ट पॉइंट आता है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर डिबेंचर बाय कन्वर्जन। अच्छा, रिडम्पशन होता तो आ जाता, लेकिन सेंटेंस देखो पूरा, बाय कन्वर्जन, कन्वर्ट कर दिया हमने उनको नए शेयर में, नए डिबेंचर में। भाई प्रेफरेंस शेयर है, रिडीम होते हैं, टाइम पीरियड पता है आपको, विद इन 20 ईयर्स है। डिबेंचर है, रिडीम होते हैं। ठीक है, अब ये जब रिडीम होते हैं, जब इनकी दे तिथि आती है, जब पैसा वापस लौटाया जाता है, तो उनको ऑप्शन दिया था कि सर आप कन्वर्ट हो सकते हो, है ना, इक्विटी में हो सकते हो, प्रेफरेंस में हो सकते हो, डिबेंचर में हो सकते हो, नए डिबेंचर में कन्वर्ट हो सकते हो। मतलब पुराना डिबेंचर गया और नए शेयर आ गए, पैसा दिया हमने, नहीं दिया। तो जब कन्वर्जन से कोई रिडम्पशन हो रहा है, मेथड यूज हो रहा है कन्वर्जन, तो ऐसी सिचुएशन में कैश इफेक्ट नहीं हुआ तो इसे भी हम रिपोर्ट नहीं करते। डिविडेंड प्रपोज बाय डायरेक्टर नोट बी रिपोर्टेड। देखो डिविडेंड प्रपोज है ना, ये अब चेंज आ गया है इसमें AS4 की वजह से। ठीक है, AS4 की वजह से इसमें चेंजेज आया है। अब जो करंट ईयर में जब भी हम डिविडेंड प्रपोज करते हैं वो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नोट्स टू अकाउंट में आता है। क्या बात करते हो सर, हमने पुरानी बुक देखी है, प्रपोज डिविडेंड दिया होता है हमको करंट लायबिलिटीज में। नहीं भाई, अब ऐसा नहीं है। अब सिंपल सा है, AS4 में चेंज आने से, मतलब इसको अपडेट करने से, अमेंडमेंट आने से इसमें चेंज आ गया है। प्रपोज डिविडेंड अब कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज है। अगर करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड है तो वो कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज है, फुट नोट में शो होगा।
फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, आपके इनकम स्टेटमेंट में वो नहीं आएगा, बैलेंस शीट में भी नहीं आएगा, फुट नोट में आएगा, नोट्स टू अकाउंट में आएगा। ठीक है, तो जब डिविडेंड प्रपोज हुआ तो कैश तो इफेक्ट ही नहीं हुआ, तो इसलिए हम नहीं लिखेंगे। सर ये तो करंट ईयर का डिविडेंड था, अगर प्रीवियस ईयर का हो तो प्रीवियस ईयर का भी आएगा। प्रीवियस ईयर का डिविडेंड हम पे करते हैं, अभी डिस्कस करा था फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिखा था नहीं लिखा था डिविडेंड पेड? हाँ। इंस्टीट्यूशन कौन है, एंटिटी कौन है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो चाहे नॉन फाइनेंशियल हो, दोनों की इस कंडीशन में डिविडेंड पेड कहां लिखोगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा। अच्छा सर वो डिविडेंड पेड हमारा प्रीवियस ईयर का था, हाँ जो प्रीवियस ईयर में प्रपोज हुआ है उसका डिविडेंड पे कर रहे हैं करंट ईयर में, वो आएगा। लेकिन करंट ईयर में अगर हमने डिविडेंड प्रपोज करा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने तो भाई वो अभी नहीं आने वाला है। ठीक है, हाँ करंट ईयर में नहीं आएगा, तो कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज में इसको शो करते हैं, नोट कर लेना, अपडेट है ना। कुछ बच्चे पुरानी बुकों को अब तक पढ़ रहे हैं तो वो पहले जैसा पढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं मेथड की। सभी स्टूडेंट्स को पता है दो मेथड है कैश फ्लो बनाने के, एक है डायरेक्ट मेथड, एक है इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड, पहले सर कौन सा ला रहे, पहले हम लेके आ रहे डायरेक्ट मेथड। कौन सा मेथड लेके आ रहे, डायरेक्ट मेथड। और डायरेक्ट मेथड में पहले मैं आपको समरी बता रहा हूं। हाँ जी, क्या बता रहा हूं, समरी। समरी समझते हैं, पूरा कैश फ्लो नहीं है। समरी का मतलब है सिंपल कि सर कैश फ्लो दिखता कैसा है, दिखता ऐसा है, बिल्कुल छोटे रूप में मैंने आपको बताया है, सिंपल है ना। इस तरह से कैश फ्लो दिखता है। रस, हाँ जी, तो कैश फ्लो कैसा दिखता है, इस तरह से दिखता है, समरी है ना। हाँ क्या है देखो, हाँ जी समरी में क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश निकालेंगे, कैश फ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फाइनेंसिंग, ये तीनों मैं आपको कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। तीनों का हम टोटल करेंगे, है ना। उसके बाद टोटल करने के बाद देखेंगे प्लस में आ रहा है तो इंक्रीज, माइनस में आ रहा है तो डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओपनिंग बैलेंस इसमें प्लस करेंगे, प्लस का साइन नहीं है लगा लेना, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा ये क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। अब यूजी पीजी में जब हम करते थे ना, या सीए में हम करते थे इन चैप्टर को डिस्कस, तो वहां पे आपको पता था ये टैली हो जाता था, क्योंकि क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन थे ना। वहां पे आपके पास ओपनिंग बैलेंस होते थे, क्लोजिंग होते थे, कैश फ्लो बनाते थे। अगर आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट यहाँ पे जो आया है वो आपके क्वेश्चंस में जो क्लोजिंग बैलेंस है उससे टैली हो जाता, मन खुश हो जाता, अरे यार 16 नंबर पक गए भाई साहब, मजे आ गए, है ना। तो बड़ी खुशी होती थी। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा, तो मैंने बस नॉलेज के लिए आपको, पुराने दिन याद दिलाने के लिए आपको बता दिया। काम आएगा, देखो इस क्वेश्चन में काम आएगा, जो पुराना आपने पढ़ा है ना वो काम आएगा। 3 एक्टिविटी दे रखी है आपको, है ना। कौन कौन सी है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कोई साइन नहीं है तो प्लस का है। अच्छा ब्रैकेट का मतलब आपको पता है माइनस है, ये माइनस का आइटम है, ये भी माइनस का आइटम है, तीनों एक्टिविटी दे रखी है। फिर आपको क्या ये रखा है कि आपको दे रखे हैं, ठीक है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दे रखा है आपको। क्या दे रखा है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये ओपनिंग है और ये वाला आपका क्लोजिंग बैलेंस है, ठीक है। तो कैश एट बैंक आता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में बैंक बैलेंस आता है, मार्केटेबल, तीनों को इंक्लूड करते हैं। तो तीनों का आपको बैलेंस दे रखा है, टोटल कर लो। कितना हो गया, 25 और 5 30 और 10 40 और 10 50, 50,000 हो गया। इधर का टोटल नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये मिसिंग है और यही क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना है और क्या बताना है, जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, मार्केटेबल सिक्योरिटी है, उसका क्लोजिंग बैलेंस बताना है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के जाना है ना। हाँ मेहनत कर रहे हैं ना, बिल्कुल दिखनी चाहिए मेहनत। जितने भी हैं वीडियो देख रहे हैं सारे के सारे कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर लिखो जल्दी से। हाँ जी करें, इसको सोल्व करें, बहुत सिंपल है। देखो पहले हम इन तीनों का टोटल लगाते हैं, लगाओ टोटल। तो भाई 8 और 1 9, 12 में से 9 गए 3, 50 गए तो 2 50, ठीक है। 2,50,000, 2,50,000 तीनों का टोटल प्लस में आ रहा है, तो इसको हम कहते हैं इंक्रीज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है। ये प्लस में आ गया। फिर क्या करते हैं, फिर उसमें ओपनिंग बैलेंस हम ऐड करते हैं। तो ओपनिंग बैलेंस दे रखा है आपको बच्चा 50,000, ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये आ जाता है आपका 3 लाख क्लोजिंग बैलेंस। क्या आ जाता है, क्लोजिंग बैलेंस। अब बस 3 लाख में से ये 1,50,000 है,
इस 3 लाख में से ये 1 लाख है, तो मुझे बताओ इस 3 लाख में से मार्केटेबल सिक्योरिटी का कितना हिस्सा हो गया। समझ आया नहीं आया, कितना हिस्सा हो गया बताओ। तो ये हो गया 50,000, बस यही आंसर है आपका। समझ आया नहीं आया बताओ। तो इस तरह से क्वेश्चन आया हुआ है। अब वही चीज देखो काम आ गई ना, जिसको पता है कि ओपनिंग ऐड करेंगे, तीनों का टोटल लगाया 250, ओपनिंग ऐड करा, ओपनिंग बैलेंस ये तीनों का तीनों कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, तो तीनों का ओपनिंग हो गया 50,000, तो ये मैंने 50 ऐड करा, तो ये मेरा क्लोजिंग आ गया। लेकिन क्लोजिंग का टोटल तो यहां पे 3 लाख आएगा, ये तो पता है, लेकिन ये बैलेंसिंग फिगर में तो हमने निकाल दिया, बैलेंसिंग फिगर में 50,000। क्लियर? अब देख लो कमेंट्स बॉक्स में आपने आंसर लिखा है, सही है या गलत है। हाँ जी। उदाहरण दूसरा, नेक्स्ट एग्जांपल। अच्छा, इसमें फाइनेंसिंग एक्टिविटी नहीं दे रखी, ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, और कह रहा है फाइनेंसिंग। जल्दी से वीडियो को पॉज करो, अभी पॉज करो वीडियो को, और तुरंत कमेंट्स बॉक्स में इलस्ट्रेशन नंबर 2 डाल देना, एग्जाम्पल 2, वो पहले का था, आंसर डालो इसका कमेंट्स बॉक्स में टाइप करो, फिर वीडियो प्ले करना और देखना आंसर आपका मैच होता है नहीं होता। चलिए करें स्टार्ट। तो देखो अब इन तीनों का टोटल तो पॉसिबल नहीं है भाई, ये तो पक्की बात है, लेकिन अगर इन तीनों का टोटल मेरे पास नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है, तो क्या मेरे पास टोटल है क्या क्लोजिंग बैलेंस? हाँ सर, 4,50,000, ठीक है। उसमें वो तब कब आया होगा जब मैंने किसी टोटल में 250 जोड़ा होगा ना, तभी आया होगा। तो इसका मतलब तीनों का टोटल कितना हुआ होगा, डिफरेंस निकाल लो। किसी आप कोई संख्या है यहां पर, उसमें 250 जोड़ रहे हो तो 450 आ रहा है, इसका मतलब वो संख्या कितनी है? 2 लाख, ठीक है। 2 लाख में से 450 है आपके पास, ठीक है, आपके पास 150 है, 1,50,000 है, राइट। ये आपको निकाल दी मैंने, सेम समरी अरेंज कर दी। यही तो है समरी आपकी, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग मिसिंग है। टोटल 2 लाख रुपए, ये मैंने ऐसे निकाल लिया, 450 यहां है, 250 ओपनिंग जोड़ते हैं तो 2 लाख में 250 जोड़ा तभी 450 आया होगा। ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये मैंने निकाल लिया, इन दोनों के डिफरेंस से 2 लाख। अब मुझे इनका डिफरेंस पता लगाओ। सर फिर तो ये माइनस में आएगा। क्यों माइनस में आएगा? क्योंकि इन दोनों का टोटल कितना है? 4 और 1 5 और 1 6 लाख। यहां पे कितना आ रहा है? 2 लाख। तो इसका मतलब आंसर हो गया हमारा -4 लाख। तो आंसर क्या हो गया? 4 लाख। तो ये जो आपसे पूछा है ये आपका आंसर हो गया 4 लाख। सिंपल है, समझ आया? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल। अब इसमें तीनों दे रखे हैं आपको, तो तीनों का टोटल कर लो। हाँ जी, 3 माइनस के हैं, 3 प्लस के गए तो 50,000 प्लस के बच गए। फिर ओपनिंग बैलेंस नहीं दे रखा आपको, तीनों का टोटल 50,000। ये आपको नहीं बता रखा, ठीक है, ये बता रखा है कि ये 75 है। तो बताओ डिफरेंस कितने का आ रहा है? सर 25 का। तो आंसर क्या हो गया? 25,000। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का टोटल कितना हो गया? 25,000। ओके, नेक्स्ट। अब बात करते हैं डायरेक्ट मेथड की। देखो डायरेक्ट मेथड बहुत सिंपल है ना, बहुत आसान है, क्योंकि हमने अभी ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी तीनों समझी है। तीनों को जितने भी एग्जांपल मैंने आपको कराए सारे के सारे आपको लिखने। जैसे बताओ ऑपरेटिंग में, आप बताओ, रिपीट करो, बोलो मेरे साथ, क्या है? कैश सेल्स इनफ्लो, कलेक्शन फ्रॉम डेटर इनफ्लो, कमीशन रिसीव इनफ्लो। ये इनफ्लो का हो गया। आउटफ्लो में क्या क्या है? आउटफ्लो में कैश परचेज, पेमेंट टू क्रेडिटर एंड बीपी, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जैसे सैलरी पे कर दी हमने, वेजेस पे कर दी, ठीक है, इनकम टैक्स पे। ये सारा का सारा आउटफ्लो है। टोटल लगाया, आपके पास आ गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट पॉइंट आता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सेल फिक्स एसेट्स, पैसा आएगा। इंटरेस्ट डिविडेंड इन्वेस्टमेंट में मिलेगा, पैसा आएगा, इनफ्लो। आउटफ्लो का एक ही आइटम है, परचेज करोगे फिक्स एसेट्स या इन्वेस्टमेंट तो आपका पैसा जाएगा, तो आउटफ्लो हो गया, ठीक है। फाइनेंसिंग में आ जाओ। फाइनेंसिंग में नेट प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर, पैसा आएगा। प्रोसीड फ्रॉम बैंक लोन, पैसा आएगा। नेट पेमेंट ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर एंड डिबेंचर, पैसा जाएगा। रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन, पैसा जाएगा, ठीक है, तो माइनस आउटफ्लो।
इसके बाद डिविडेंड पे करा है, इंटरेस्ट पे करा है, तो भी पैसा जाएगा, तो ये हमारा यहां पे आ गया, ठीक है। इसके बाद तीनों का टोटल लगा दिया, तीनों एक्टिविटी का, उसमें तीनों का टोटल लगाया तो ये आएगा तीनों का टोटल, सॉरी, ठीक है। इसके बाद ओपनिंग बैलेंस हमने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ऐड कर दिया इसमें, तो क्या आ गया हमारे पास, ये हमारे पास आ गया क्लोजिंग बैलेंस, ये क्लोजिंग बैलेंस है। तो कुछ ऐसा कुछ अलग नहीं है, जो हमने तीनों एक्टिविटी डिस्कस करी थी उसके जो एग्जांपल थे वो मैंने पुट कर दिए। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग में टोटल लगा दिया, उसके बाद ओपनिंग बैलेंस है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का वो ऐड करा, तो मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस आ गया, राइट। इसके बाद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ये टॉपिक देख लो, वो दो टॉपिक आए थे अभी। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हो रहा था, एक तो फिक्स एसेट डिस्ट्रॉय हो रही थी तब हो रहा था, एक आपका जो स्टॉक डिस्ट्रॉय हो रहा था, तो इंश्योरेंस क्लेम, ये जो भी है डिस्ट्रॉय होना है ना, या फिर आपको क्लेम मिलना, आपको लग रहा है कि ये कोई रिकरिंग आइटम है, कि ये बार बार होते रहते हैं, हमारे तो सर हर सप्ताह आग लग जाती है ना सर, हमारे तो यहाँ हर सप्ताह भूकंप आ जाता है, कभी यहाँ बिल्डिंग गिर जाती है, कभी, ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं सर, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। यदा कदा कभी ऐसा होता है कि कभी आग लग गई, भूकंप आ गया, अर्थक्वेक आ गई, फ्लूड, बाढ़ आ गई, और उससे कुछ नुकसान हो जाए, इसलिए ये जो आइटम है ये नॉर्मल आइटम नहीं है ना। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आर नॉट द रेगुलर आइटम, रिकरिंग आइटम नहीं है, नॉन रिकरिंग है ना, बार बार नहीं होते ये, ठीक है। अब जैसे सैलरी पे करते हो तो हर साल पे, हर महीने पे करते हो सैलरी, वेजेस पे करते हो, स्टेशनरी का एक्सपेंसेस, ये बार बार होते हैं, बिजनेस को चलाने के लिए, ये बिजनेस से चलाने से रिलेटेड नहीं है भाई, ये ना ही ये बार बार हो रहे हैं, ये तो भाई यदा कदा होंगे और आपका नुकसान कर जाएंगे जब ये होंगे, ठीक है। इसमें एग्जांपल दिया इन्होंने, लॉस ड्यू टू थेफ्ट, चोरी हो गई, अर्थक्वेक है, फ्लड है, ठीक है, तो ये सारा का सारा इसमें आएंगे। इसके बाद क्लेम रिसीव कर रहे हो इंश्योरेंस कंपनी से, जो मैंने आपको बताया, ठीक है, और आपने कोई लीगल केस जीत लिया है तो वो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है। कोई लॉटरी आपकी लग गई है तो वो भी क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो कुछ इसमें लॉस है, कुछ इसमें इनकम है, ठीक है, कुछ आपका आउटफ्लो सा हो रहा है, कुछ इनफ्लो हो रहा है। समझ आ रही है मेरी बात? चलिए, है ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम सारे के सारे, ठीक है। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आर नॉन रिकरिंग, मतलब बार बार ये रिपीट नहीं होते हैं नेचर, हेंस कैश फ्लो एसोसिएट विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम शुड बी क्लासिफाई। अंडरलाइन करना क्लासिफाई को, भाई आपको इन्हें क्लासिफाई करना पड़ेगा, आपको पता लगाना पड़ेगा कि ये ऑपरेटिंग है, इन्वेस्टिंग है या फिर फाइनेंसिंग है। आपको इन्हें क्या करना पड़ेगा, क्लासिफाई करना पड़ेगा, जिससे रिलेटेड है उस एक्टिविटी में आप इन्हें ले जाके लिख सकते हैं। सिंपल, चलिए ठीक है, ये हो गया। अब आता है इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड सेकंड मेथड हमारा। इनडायरेक्ट मेथड क्या है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट हम बना रहे हैं। दो मेथड है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। इनडायरेक्ट मेथड में थोड़ा आपको दिमाग लगाने की जरूरत है, सिर्फ ऑपरेटिंग में। सर इन्वेस्टिंग में नहीं लगेगा, फाइनेंसिंग में नहीं लगेगा, अरे भाई डायरेक्ट मेथड में जो आपने इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी पढ़ी है वो सेम है, इनडायरेक्ट में सेम, कॉपी पेस्ट, कुछ नहीं देखना। तो इसका मतलब सर हमें फोकस करना है सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी पे, वो बिल्कुल चेंज हो चुकी है। चेंज क्या आया है, हाँ जी, तो हम जो कैश फ्लो डिस्कस कर रहे हैं स्टेटमेंट, उसमें सिर्फ इनडायरेक्ट मेथड में सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग सेम है, दोबारा नहीं समझाएंगे, ठीक है। हाँ, अब देखो ये स्टार्ट कहां से हो रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट देखो इसका, है ना। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, वो भी मैं आपको निकालना बताऊंगा कैसे निकालते हैं, लेकिन अभी फिलहाल ये स्टेटमेंट यहां से स्टार्ट हो रहा है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ठीक है। ये देखो यहां पे, ये मैंने ये देखो, ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम यहां पे कैलकुलेट हो रखा है। चलो पहले मैं इसको बताता हूं इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, हाँ जी, फिर उधर जाएंगे। तो चेंजिंग पी एंड एल, तो आपके पास ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों बैलेंस है ना। ओपनिंग और क्लोजिंग, जैसे मान लो ओपनिंग है 50,000, क्लोजिंग है 80,000, तो चेंज कितना हुआ 30,000 प्लस। अगर सर ओपनिंग 50 है और क्लोजिंग 20 हो जाए तो फिर क्या हो गया, माइनस। पॉजिटिव है पॉजिटिव लिखेंगे, नेगेटिव तो हम ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है। चेंज आ गया समझ में। ट्रांसफर टू रिजर्व, अगर आपने कोई प्रॉफिट रिजर्व में ट्रांसफर करा है तो उसको ऐड बैक करेंगे,
है ना, तो उसको हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, क्योंकि उससे प्रॉफिट माइनस होता है, प्रॉफिट कम होता है अगर आप रिजर्व में ट्रांसफर करते हो, तो यहां पे हम प्लस कर देंगे। प्रपोज डिविडेंड, ध्यान रखना बेटा, चेंज आया है AS4 की वजह से इसमें, है ना। अब प्रपोज डिविडेंड जो लास्ट ईयर का होगा, जो प्रीवियस ईयर का है प्रपोज डिविडेंड, वो यहां पर आएगा, करंट ईयर का नहीं आएगा, प्रीवियस ईयर का। करंट ईयर का हम उसे फाइनेंशियल कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं दिखाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी वो नोट्स टू अकाउंट में आता है, कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज, ठीक है। डिविडेंड कौन कौन से, अच्छा इसमें प्रेफरेंस का डिविडेंड भी आएगा, इक्विटी का प्रेफरेंस दोनों आएंगे, ठीक है, प्लस हो जाएंगे। प्लस क्यों हो रहे, क्योंकि आपने पहले जब डिविडेंड दिया था तो प्रॉफिट माइनस हुआ था, यहां पे हम रिवर्स चल रहे हैं, जो जिससे प्रॉफिट रिड्यूस हुआ था, माइनस हुआ था, उन सबको हम वापस क्या कर रहे हैं, एड बैक कर रहे हैं, ठीक है। इंटरिम डिविडेंड, ये क्या होता है, कंपनी कई बार बहुत ज्यादा मुनाफा कमा लेती है, प्रॉफिट कमा लेती है, खुश हो जाती है, चलो शेयर होल्डर को भी खुश कर दे, और साल के बीच में डिविडेंड दे देती है, उसको हम क्या कहते हैं, इंटरिम डिविडेंड कहते हैं, ठीक है। तो इंटरिम डिविडेंड हो गया जो करंट ईयर का होता है, सीधी सी बात है, लास्ट ईयर का तो हो ही नहीं सकता, जब करंट ईयर में है तो करंट ईयर के बीच में जब डिविडेंड दे रहे तो इंटरिम होता है, ठीक है। तो ये भी, इससे भी प्रॉफिट कम होता है, तो इसको भी प्लस करेंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स, ठीक है, प्रोविजन फॉर टैक्स प्लस होगा, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जैसे कोई लॉस बाय फायर है, अर्थक्वेक है, तो वो भी क्या होगा, प्लस होगा। ये सारा टोटल करेंगे और ये क्या आ जाएगा टोटल, ये टोटल आ जाएगा आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। उठाएंगे इसको और कहां लेके जाएंगे, कहां लेके जाएंगे, ये यहां पे इसको रख देंगे, समझ आया नहीं आया। अब इसके बाद इसमें ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, नॉन कैश आइटम और नॉन ऑपरेटिंग, दो आइटम, दोनों में से कोई भी हो, है ना, नॉन कैश हो या नॉन ऑपरेटिंग हो, दोनों को हम ऐड करने वाले हैं। जैसे एग्जांपल देखते जाओ इसमें, डेप्रीसिएशन। अब मुझे बताओ डेप्रीसिएशन नॉन कैश होता है या नॉन ऑपरेटिंग होता है? सर डेप्रीसिएशन आपका नॉन कैश आइटम है, क्योंकि जब हम एक बार फिक्स एसेट्स बाय करते हैं तो हम पेमेंट कर देते हैं, उसके बाद हम उसे एक पीरियड में, उसका जो लाइफ होती है उसमें उसको राइट ऑफ करने के लिए, खत्म करने के लिए एक तरह से, तो तरीका होता है डेप्रीसिएशन, है ना, उसको अमोर्टाइज करने के लिए, बंटवारा करने के लिए। एक एसेट्स खरीदी 4 लाख की, 4 लाख का पेमेंट हो गया खरीदते टाइम, लाइफ है 4 साल, 4 ईयर, तो उसका डेप्रिसिएशन हमने क्या करा, 1 लाख, 4 लाख का एक साथ खर्चा था, कैपिटल एक्सपेंडिचर था, उसमें से धीरे धीरे हम हर साल जैसे जैसे यूज करते गए वैसे वैसे हम उसको डेप्रिसिएट करते जाते हैं। तो डेप्रिसिएशन में कैश कभी भी आउटफ्लो नहीं होता है, तो नॉन कैश आइटम है पर ऑपरेटिंग होता है, ध्यान रखना। फिर आता है इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन। लॉन्ग टर्म लोन, तो लोन फाइनेंसिंग से रिलेटेड है, उसके ऊपर अगर इंटरेस्ट आपने एक्सपेंसेस पे करा है, एक्सपेंसेस P&L में लिखा है, तो वो क्या होगा, आपका नॉन ऑपरेटिंग आइटम हो गया, इंटरेस्ट आपका प्लस होगा। ऐसे ही ये सारे के सारे लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स नॉन ऑपरेटिंग है, इन्वेस्टमेंट, ये सारे के सारे आइटम है। इसमें राइट ऑफ में देखो क्या क्या राइट ऑफ करा है अपने P&L से, अंडरराइटिंग कमीशन। अंडरराइटिंग कमीशन क्या होता है, जब एक कंपनी शेयर इशू करती है मीडिएटर के माध्यम से, दलाल ले आती है बीच में जिसको अंडरराइटर कहते हैं, वो कमीशन लेता है, कमीशन लेगा, उसको हम P&L से राइट ऑफ करेंगे, तो एक्सपेंसेज है, प्रॉफिट कम होगा, हमने बैक कर दिया, ठीक है। फिर इसके बाद प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेज है, प्रारंभिक वे, जब कंपनी स्टार्ट होती है तब उसके खर्चे होते हैं, उसको भी हम अमोर्टाइज करते हैं, मतलब राइट ऑफ करते हैं P&L के थ्रू, है ना। रिटर्न ऑफ इंटेंजिबल एसेट, ये रिटर्न ऑफ नहीं है, यहाँ पे अमोर्टाइज वर्ड आएगा, ठीक है। अमोर्टाइजेशन, है ना। फिक्स एसेट जो टेंजिबल होती है ना, उसको हम डेप्रिसिएट करते हैं, और इंटेंजिबल एसेट जो होती है उसको हम अमोर्टाइज करते हैं AS 26 के अकॉर्डिंग, और फिक्स एसेट्स पे जो डेप्रिसिएशन का AS है वो AS 10 है, ठीक है। प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट। चलिए इसके बाद रिटर्न ऑफ करते हैं हम प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ये सारे आइटम जो मैंने आपको बता रहा हूं, ये सारे के सारे आपके नॉन ऑपरेटिंग आइटम हैं, ठीक है, इनको हम ऐड बैक कर रहे हैं। फिर इसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स यहां से हटा देना है, क्योंकि ये उधर हमने इसको इंक्लूड कर लिया। यहाँ पे देखो बिफोर लिख रहा है ना, पहले ही हम इसको वहां पे स्टेटमेंट में लेके आ चुके हैं प्रोविजन फॉर टैक्स को, क्लियर है। तो वापस से आइटम पहला नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम डेप्रिसिएशन, दूसरा सेकंड आइटम आप कहां जी, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन, ठीक है। तीसरा आइटम लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स,
लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। चौथा आइटम अंडरराइटिंग कमीशन राइट ऑफ कर रहे हैं, प्रीलिमिनरी कमीशन राइट ऑफ कर रहे हैं, ठीक है। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर डिबेंचर को राइट ऑफ कर रहे हैं, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर इशू नहीं होते, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को हम राइट ऑफ कर रहे हैं। तो जितने भी हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर जब उनको राइट ऑफ करते हैं तो ये सारे के सारे यहाँ पे एड बैक होते हैं, मतलब वापस ऐड होते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में। क्लियर है। इसके बाद इंटेंजिबल एसेट्स को जो हम अमोर्टाइज करते हैं तो वो भी यहां पर आएगा। नेक्स्ट आता है नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। हाँ जी, अब ये आइटम क्या है, ये सारे के सारे नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग है। जैसे रेंट को समझते हैं, रेंट सर ऑपरेटिंग है, रेंट ऑपरेटिंग है बेटा, रेंट पे कर रहे तो ऑपरेटिंग है, समझ रहे हो। हम अगर बात करें कि हमने कोई बिजनेस कर रहे हैं और हमने उसके लिए बिल्डिंग बेटा रेंट पे ले ली, और रेंट पे कर रहे हो ऑपरेटिंग है क्योंकि बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड है, ठीक है। लेकिन हमारी खुद की बिल्डिंग थी, है ना, और ग्राउंड फ्लोर हमने किसी बड़ी कंपनी को दे दिया, जैसे डोमिनोज वालों को दे दिया क्योंकि वो मोटा रुपया देते हैं। हमने कहा ग्राउंड फ्लोर हमारा काम भी नहीं आ रहा, हम तो ऊपर बना लेंगे, अपना सारा बिजनेस खड़ा कर ले, तो ग्राउंड फ्लोर हमने उसको रेंट पे दे दिया। अब वो रेंट आ रहा है हमारे पास, मुझे बताओ क्या हमारा धंधा है क्या रेंट पे देना? हम तो सर्विस दे रहे हैं भाई, समझ रहे हो। पूरी बिल्डिंग है, ऊपर 9 फ्लोर है, नीचे का जो ग्राउंड फ्लोर था हमने दे दिया, तो वहां से जो रेंट आ रहा है वो बिजनेस की इनकम तो है लेकिन वो ऑपरेटिंग नहीं है। जो कोर रेवेन्यू जनरेटिंग आइटम है ना वो रेंट नहीं है, इसलिए हमने कहा ये नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, माइनस करो। इंटरेस्ट डिविडेंड इन्वेस्टमेंट कर रखा है आपने, ठीक है, आउटसाइड, वहां से आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, अगर आपने डिबेंचर में कर रखा है, शेयर में कर रखा है तो डिविडेंड मिल रहा है, तो ये भी नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है, ठीक है। ये आ गए। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, एसेट्स को सेल करना, इन्वेस्टमेंट करना बिजनेस है क्या हमारा? नहीं सर, पर मजबूरी होती है, बेचना पड़ जाता है हमको, बेच दिया हमने, ठीक है। अब उससे प्रॉफिट कमा लिया फिक्स एसेट्स बेच के, तो वो प्रॉफिट भी ऑपरेटिंग नहीं है, माइनस होगा। माइनस क्यों हो रही? क्योंकि प्रॉफिट आपके प्रॉफिट को, नेट प्रॉफिट को बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं। मैं रिवर्स चल रहा हूं, उल्टे गियर में चल रही है हमारी, बैक गियर, उल्टा चल रहे, तो प्रॉफिट प्लस होते हैं, प्रॉफिट इंक्रीज करते हैं हमारे नेट प्रॉफिट को। अब मैं उनको क्या कर रहा हूं, उनका इफेक्ट हटाने के लिए मैं उनको माइनस कर रहा हूं। फिर हम तीनों एक्टिविटी जो है उनका टोटल कर लेंगे। सॉरी, ये जो प्लस माइनस थे, यानी कि वहां पे प्लस हो रहे थे आइटम ये सारे के सारे इसमें, ठीक है, ये जो टोटल है, इसके बाद ये वाला माइनस वाला है जो ये टोटल कर लेंगे। दोनों को जब हम टोटल लगाएंगे तो हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। यहां पे बहुत ज्यादा एमसीक्यू पूछे जाते हैं, हालांकि यूजीसी नेट में स्टार्टिंग में 2013 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है। अब ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, अब सिंपल क्वेश्चन नहीं आता, नेट का लेवल बहुत बढ़ चुका है। अब ऐसा नहीं मिलेगा इंक्रीज डिक्रीज आपसे पूछ ले कि सर इनफ्लो हो रहा है आउटफ्लो हो रहा है, लेकिन बेसिक है, करके जाना है, क्योंकि वहां पे मैच द कॉलम वाले जो आते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं एक पॉइंट आ जाता है, ठीक है, तो समझना जरूरी है ना। बाकी 2013 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन 2013 में आया हुआ है। तो प्रॉफिट जो आया वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था और बिफोर चेंजिंग वर्किंग कैपिटल था, ठीक है। इसके बाद डिक्रीज इन करंट एसेट्स, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, इंक्रीज इन करंट एसेट्स और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, ये हम यहाँ पे प्लस माइनस करेंगे। और यहाँ पे ये गलती से सबने इसमें माइनस लगा दिया, ऐसा नहीं है। अगर करंट एसेट डिक्रीज हो रही है तो आप यहाँ पे, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे लगा लेना, तो पैसा आपका, सॉरी, करंट एसेट्स अगर डिक्रीज हो रही है तो पैसा आपके पास क्या है, आने वाला है, प्लस होगा। डेटर डिक्रीज हो गए, पैसा मिल गया उनसे, ठीक है। अगर करंट लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है तो भी आपके पास पैसा आएगा, क्रेडिटर बढ़ गए, बीपी बढ़ गए, इनफ्लो होगा, ठीक है। आउटफ्लो कब होगा? करंट एसेट्स आपकी इंक्रीज हो जाए, बढ़ जाए तो पैसा जाएगा, डिक्रीज हो जाए करंट लायबिलिटी, क्रेडिटर बीपी डिक्रीज हो गया, आपने पेमेंट कर दिया तो पैसा जाएगा, ठीक है। तो ये आपको बताना है कहां इनफ्लो है कहां आउटफ्लो है। अब इस तरह से क्वेश्चन दे देगा, इंक्रीज इन डेटर, डिक्रीज इन क्रेडिटर, इंक्रीज इन बीआर, इस तरह से क्वेश्चन देगा और आपसे पूछेगा कि भाई इनफ्लो हो रहा है या आउटफ्लो हो रहा है, या इनमें से कौन सा है इनफ्लो कर रहा है, कौन सा आउटफ्लो कर रहा है, ठीक है। चलिए, तो ये हमने कर दिया। इसके बाद हम लगाएंगे टोटल, ये हमने टोटल लगा दिया, ठीक है। पहले क्या लिया? नेट प्रॉफिट लिया बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, उसमें ऐड क्या करा? नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। फिर उसमें माइनस क्या करा? नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम जो प्रॉफिट से रिलेटेड है। फिर हमने टोटल लगाया, टोटल लगाने के बाद हमारे पास आया
ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंजिंग वर्किंग कैपिटल, उसमें हमने वर्किंग कैपिटल का चेंज डाला, ठीक है, जो करंट एसेट्स है उसका इंक्रीज डिक्रीज करा, फिर वापस हमने टोटल लगाया और उसके बाद हमने इसमें से लेस करा टैक्स पेड। क्या लेस करा? टैक्स पेड लेस करा, तो हमारे पास आ गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग डिस्कस नहीं करेंगे, वो हमने डायरेक्ट मेथड में डिस्कस करी है, सेम है, ठीक है। चलिए, तो यहां पे हमारा चैप्टर क्या हो जाता है, एंड हो जाता है। आई होप आपको मजा आया होगा, मजा आया, आनंद आया, कॉन्सेप्ट से समझा चीजों को। तो चलिए, अब ये क्या है, याद है वादा, नोट्स बनाने, एक एक टॉपिक का एक एक नोट्स बनाना है। यहां से उत्कर्ष क्लासेस आपको बेहतर से बेहतर एजुकेशन प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है। जितना हो सके हम सारी वीडियो, सारे टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन देखो तैयारी दोनों तरफ से होनी चाहिए। मैं कह दूं कि मैं आपका सिलेक्शन करा दूंगा, ऐसा संभव नहीं है ना। तो उत्कर्ष आपके साथ खड़ा है, आपको भी 100% खड़ा होना पड़ेगा, तब हम सक्सेस को अचीव करेंगे। और उसमें पहली स्टेज मैंने आपको बता दी है, उत्कर्ष ने अपना पहला कदम बढ़ा दिया है, आप भी अपना कदम बढ़ाएं, नोटबुक ले और साथ साथ नोट्स बनाते चले, ठीक है। रिवीजन में हेल्प मिलेगी, 10 यूनिट है, अगर आपने नोट्स नहीं बनाए, ये प्रिंट निकाल लिए, ये कर रही है, ये पुराने तरीके, ये नए जो तरीके, ये मुझे पसंद नहीं है। पुराने तरीके से पढ़ो, जैसे पढ़ते आ रहे हैं सभी जिन्होंने सफलता प्राप्त करी, अपने हाथ से नोट्स बनाए, बुक्स का और सहारा ले। क्लास ले रहे हो आप, इसके अलावा बुक्स ले सकते हो, यूजी की, पीजी की बुक्स ले, रेफरेंस बुक्स ले मार्केट से, जहां जहां से आपको कंटेंट मिल सकता है वहां से ले, उनको एक जगह रजिस्टर में नोट डाउन करें। बाद में ये रजिस्टर आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होंगे जब आपके एग्जाम आ जाएंगे, 10 यूनिट का रिवीजन करना होगा, ऐसे चुटकियों में रिवीजन करोगे आप, ठीक है। हाँ, तो 100% उत्कर्ष दे रहा है, 100% विद्यार्थियों आपको साथ देना है, फिर हम सक्सेस जरूर पाएंगे। अब इसके नेक्स्ट जो क्लास होगी कैश फ्लो के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्लास होगी और बड़ा मजा आने वाला है ना। यूजीसी नेट से रिलेटेड जितने क्वेश्चन आए वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। और फिर हमारे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है वो भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि उनसे भी हमारा कॉन्सेप्ट ही क्लियर होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, सफलता सुनिश्चित है उत्कर्ष के साथ। बाय बाय, टेक केयर।